हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है हिंदू हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन और आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम क्या करते हैं। इस कार्यक्रम में हम आज के दिन के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, जो दो प्रमुख समाचार पत्र हैं, उनमें जो भी संपादकीय आए हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। ये देखने की कोशिश करते हैं कि उनमें से हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है उनको हम पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं। तो आज 20 जून है, 141वां एपिसोड है। जून के महीने में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे हम जो है इसको समाप्त कर देंगे। जून का महीना भी हमारा समाप्त होने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। यार, कल एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन था स्टडी IQ-IAS हिंदी के लिए। हमारा पहला जो P2I बैच था हिंदी भाषा में, वो कल से शुरू हुआ। पॉलिटी की क्लासेस के साथ वो शुरू किया गया है। तो अमरेंद्र सर के साथ उनकी क्लासेस हुई कल और पहली क्लास हुई। तो आप में से जो लोग जुड़ना चाहते हैं, इस बैच की जो एडमिशन डेट है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये तीनों भाषाओं में एक साथ चल रहा है। हिंदी में पॉलिटी के साथ शुरू हुआ है और बाकी इंग्लिश और हिंग्लिश दोनों में ज्योग्राफी के साथ ये शुरू हुआ है। ठीक है, तो आप जो है जिस भी भाषा में जुड़ना चाहें, जिस भी भाषा के साथ आप कंफर्टेबल हो, आप आरामदायक महसूस करें, उसमें आप P2I बैच से जुड़ सकते हैं। याद रखिए, कल जो क्लास हुई वो केवल इंट्रोडक्शन क्लास थी। वो केवल एक इंट्रोडक्शन क्लास थी। कोर्स का ओवरव्यू दिया गया कि भाई कितना सिलेबस है, कितनी क्लासेस होंगी, यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी होती है, सिलेबस क्या है। ये ओवरव्यू क्लासेस आपको यूट्यूब पर भी बहुत सारी मिल जाएंगी, मैं ही कई बार ले चुका हूं। तो कल की क्लास जो आपकी छूटी भी है वो एक ओवरव्यू क्लास है। आज से इस बैच में सीधे सीधे पढ़ाई प्रारंभ हो जाएगी। तो आज से अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जुड़ें, क्योंकि अब से आपकी जो है पढ़ाई छूटनी शुरू हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, खास तौर पर क्योंकि 2024 के लिए ये बैच बना है। तो अगर आप 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, 2024 की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है कि यार, यूपीएससी की तैयारी में आपको सिर्फ पढ़ना नहीं होता, आपको बाकी सारे बच्चों की तुलना में तेज गति से और बेहतर पढ़ना होता है। ये तो पता है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। आपको कितना आता है कितना नहीं, ये उस पर निर्भर करता है कि बाकी बच्चों को कितना आता है कितना नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कुछ ही लोगों का चयन होना है, बाकी लोगों का चयन नहीं होगा। तो हर दिन इंपॉर्टेंट है, हर चीज जो आप पढ़ते हो वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं पर आप सोच रहे हैं हाँ 5-7 दिन बाद कोशिश करेंगे, 5-7 दिन बाद जुड़ेंगे, अगर आपके पास कोई समस्या नहीं है तो ऑफ कोर्स, अगर आपके पास मान लीजिए आर्थिक समस्या है या कुछ और दिक्कत है तो अलग बात है। अगर कोई समस्या नहीं है तो बिना किसी कारण के इसको मत टालिए। 30 जून लास्ट डेट है, लेकिन 30 जून का इंतजार मत कीजिए, उसके पहले ही इस बैच से जुड़िए। AJ लाइव कोड लगाइए 29,999 में। आप जिस भी बैच से जुड़ना चाहें, हिंदी, इंग्लिश या बाइलिंगुअल जो होता है, जिस भी बैच से आप जुड़ना चाहेंगे उससे आप जुड़ पाएंगे। तो देर मत कीजिए, इससे जुड़िए। कल इंट्रोडक्शन क्लास इसकी हो चुकी है। तो अब जो है उल्टी गिनती चालू हो गई है। अब अगर आप नहीं जुड़ रहे हैं तो आपके साथी धीरे धीरे सिलेबस खत्म करने की दिशा में उस यात्रा पे आज से निकल जाएंगे। एक बार मैंने पहले भी ये बताया था कि जब हम लोग फरवरी में अपना बैच लॉन्च कर रहे थे पहला, कि भाई जिन लोगों ने उस समय ये बस मिस कर दी कि हाँ चलो कुछ महीने बाद देखेंगे, अभी क्या, अभी वो इनडिसाइसिव थे, थोड़ा सा होता है ना, आदमी सोचता है हाँ लेंगे, धीरे धीरे लेंगे, अभी क्या जल्दी है। तो उन जो आपने कुछ 2-3 महीने ऐसे ही जाने दिए, उन 2-3 महीनों में आपके साथियों की पॉलिटी खत्म हो गई, आपके साथियों की पॉलिटी खत्म हो गई, आपके साथियों की इकोनॉमिक्स पूरी खत्म हो गई, आपके कई साथियों की ज्योग्राफी, माफ कीजिएगा, इतिहास जो है वो लगभग आधुनिक भारत का इतिहास पूरा खत्म हो गया। तो आप जो है, जो यूपीएससी में तैयारी के बिग 4 माने जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उनमें से 3 उनके समाप्त हो गए क्योंकि उन्होंने समय रहते निर्णय लिया। तो आप भी समय रहते निर्णय लीजिए, इसको बहुत टालिए मत, ये आवश्यक है क्योंकि ये दिन सीमित हैं। दिन जितने आपके पास है उतने ही उनके पास भी हैं। परीक्षा सबकी सेम दिन होगी, ऐसा नहीं होगा कि इसने कोर्स लिया था तो इसकी परीक्षा थोड़ा पहले हो जाएगी और आपकी बाद में होगी। वो दिन सीमित है, संसाधन सीमित हैं, तो आप उसका सही उपयोग करें, ये अपने आप में बहुत जरूरी है। अगर आप P2I से नहीं जुड़ना चाहते हैं तो फाउंडेशन बैच पे भी आप जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको पता ही है बैच फिक्स अभी चल रहा है। काफी क्लासेस आपकी, हालांकि इसमें 7-8 क्लास छूट गई हैं फाउंडेशन बैच में आपकी, लेकिन उनकी आप रिकॉर्डिंग कभी वीकेंड इत्यादि पर देख सकते हैं।
17,500 रुपए में एजे लाइव कोड लगा के आप प्राप्त कर सकते हैं फाउंडेशन बैच भी। ठीक है, और साथ के साथ अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो अतुल जैन यूपीएससी गाइडेंस मेरा टेलीग्राम है, अतुल_UPSC मेरा इंस्टाग्राम है और atul.jain@studyIQ.com मेरा ईमेल आईडी है। इन तरीकों से आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। अगर आप डाउट पूछते हैं, मैं एक बार दोबारा आग्रह करूंगा, तो जनरल डाउट ना पूछें, जैसे मतलब इस तरह का डाउट ना पूछें कि सर इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ें या फिर कैसे पढ़ें या फिर तैयारी कैसे करें, इस तरह के डाउट्स ना पूछें, इनका जवाब देना असंभव होता है। आप स्पेसिफिक डाउट्स पूछें। ये जो जनरल डाउट्स होते हैं इनके लिए मैंने बहुत सारे सेशंस लिए हैं यूट्यूब पे, आगे भी लूंगा, तो आप उनके जरिए इनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जो डाउट्स हैं आपके वो जनरल नहीं होने चाहिए, वो स्पेसिफिक हो, ये मैं आपसे आग्रह करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यार आज की हमारी जो पहली खबर है वो अपने आप में बड़ी राजनीतिक है, लेकिन एक ऐसा विषय है जिस पर हमें चर्चा करनी है। तो यहां पर भी हम राजनीति की चर्चा नहीं करेंगे, राजनीतिक वाद विवाद जो है उसकी बातचीत हम नहीं करेंगे। हम यहां पर जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके बारे में ही बात करेंगे। तो पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, जो आपके स्थानीय निकाय होते हैं उनके चुनाव बंगाल में शेड्यूल्ड है ना। और बंगाल में इन चुनावों को लेकर, ये चुनाव कब से है, 8 जुलाई से है, अभी कई दिन है, आप देख सकते हैं, आज तो 20 जून ही है, 15-20 दिन बाकी हैं इन चुनावों के होने में। लेकिन अभी से ही इन चुनावों के पहले 7 हत्याएं हो चुकी हैं। इन चुनावों के प्रक्रिया के शुरू होने के साथ ही बंगाल में हत्याओं का सिलसिला प्रारंभ हो गया है और 7 लोग ऑलरेडी अपनी जान गंवा चुके हैं इन चुनावों की प्रक्रिया में। तो यार इस बात को एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं, वो बात है चुनावी हिंसा। तो अगर आप में से ज्यादातर लोग युवा हैं, आपने जो चुनाव देखे होंगे अपने जीवन में वो सारे शांतिपूर्ण चुनाव देखे होंगे। अब मतलब ये आपने देखा ही है कि यार सामान्य तौर पे भारत में चुनावों में हिंसात्मक घटनाएं जो हैं वो लगभग समाप्त हो चुकी हैं। बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं, लोगों को मार देने की घटनाएं, ये सारी घटनाएं जो हैं ये अब लगभग समाप्त हो गई हैं। लेकिन हमेशा से ऐसा था ऐसा नहीं है। एक जमाना था, मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था, बच्चा था मैं, और उस समय हम देखते थे कि चुनाव होते थे तो किसी भी चुनाव में अगर 10, 15, 20 लोग मरे तो उस चुनाव को शांतिपूर्ण माना जाता था। यानी कि 50-60 लोगों का चुनावों की प्रक्रिया के दौरान हिंसा में मर जाना आम बात मानी जाती थी। कई बार नेताओं को मारा जाता था, कई बार कार्यकर्ताओं को मारा जाता था, कई बार आम जनता जो वोट देने गई या फिर जो किसी रैली में थी, किसी छोटे मोटे नुक्कड़ सभा में थी, उनकी हत्या इत्यादि हो जाना चुनावों में बहुत ही आम प्रक्रिया थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे भारत में चुनावी प्रक्रिया में सुधार हुआ, जैसे जैसे चुनाव आयोग ने फर्जी वोटरों पर प्रतिबंध लगाया, सबके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कार्ड बनाए गए और वोटर आईडी कार्ड बने, उसके अलावा जैसे जैसे आपके यहां ईवीएम्स आए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आए, वैसे बूथ कैप्चरिंग की समस्या धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई। और जैसे जैसे चुनावों के दौरान जो सुरक्षा बल हैं उनका प्रबंधन ज्यादा बेहतर तरीके से किया जाने लगा, तब से चुनावों में एक हिंसा का माहौल अब कम हो गया। ये हमने देखा है पिछले कम से कम 20-25 सालों से तो चुनावों में हिंसा नहीं होती है। आमतौर पे चुनाव होते हैं, कहीं इक्का दुक्का घटना हो गई तो अलग बात है, लेकिन चुनावी हिंसा अब एक इतिहास की बात हो गई है। चुनावी हिंसा पे अब इतिहास में टीचर्स पढ़ाते हैं, आधुनिक भारत के इतिहास में टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन वर्तमान समय में हम चुनावी हिंसा नहीं देखते। आप सबने भी 2019 का चुनाव देखा होगा, अभी हाल ही में कर्नाटक में चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव तो साल में 3-4 बार होते हैं, आप देखते ही हैं, तो कहां कहीं हिंसा वगैरह होती है। बंगाल जो है हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक तौर से इसका अपवाद रहा है। बंगाल एक ऐसा राज्य रहा है बेटा जहां पर चुनाव में हिंसा लगभग हमेशा हुई है। यहां तक कि अभी हाल ही में जो चुनाव भी हुए होंगे वहां पर भी आपको बंगाल में हिंसा देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा न्यूज में भी आता है जब सारी पार्टियों के कार्यकर्ता एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि भाई आपने हमारी पार्टी के 20 लोगों को मार दिया, ये पार्टी दूसरी पार्टी पे आरोप लगाती है कि आपने हमारी पार्टी के 20 लोगों को मार दिया। किसी ने भी किसी के लोगों को मारा हो, लेकिन सत्य यह है कि बंगाल में 40-50 लोग चुनाव में मारे जाते हैं। यह एक फैक्ट है, इसको हम नकार नहीं सकते। बंगाल की राजनीति अगर आप देखेंगे शुरुआत से, जबकि सोचिए बंगाल एक समझदार प्रबुद्ध लोगों का राज्य माना जाता है, उसके बाद भी आप बंगाल की राजनीति अगर देखेंगे तो राजनीतिक हिंसा का वहां पे योगदान रहा है। जब वामपंथी दलों की वहां सरकारें होती थी तब वहां पे इस प्रकार की घटनाएं हुई।
मुझे याद है ममता बनर्जी उस समय कांग्रेस की नेता हुआ करती थी। ममता बनर्जी बहुत साल पहले कांग्रेस में थी, इसके पहले कि वो कांग्रेस छोड़ के अपनी उन्होंने अलग पार्टी बनाई, पहले वो कांग्रेस पार्टी में हुआ करती थी। तो मुझे अभी भी वो सीन याद है कि ममता बनर्जी का पत्थर मार के एक चुनावी घटना में उनका सर फोड़ दिया गया था और ऐसे उनके सर से खून बह रहा है, इंडिया टुडे के कवर पे छपा था, मुझे अभी तक याद है, और वो एक स्ट्रेचर पे लेटी हुई हैं और सर से खून बह रहा है। तो इस प्रकार की, जबकि बड़ी नेता थी बंगाल की, निश्चित तौर पर तब से बड़ी नेता हैं, अब तो सबसे बड़ी नेता है बंगाल की, कोई डाउट नहीं है इस बात में। तो इस तरह की चुनावी घटनाएं जो हैं ये बंगाल में आम है, बंगाल की चुनावी संस्कृति का एक हिस्सा है। ठीक है, तो इस बार क्या हुआ कि यार अच्छा, पंचायत के जो चुनाव होते हैं ये कौन कराता है? ये राज्य का चुनाव आयोग कराता है। जैसे केंद्र का चुनाव आयोग होता है वैसे ही राज्य में भी चुनाव आयोग होता है, निर्वाचन आयोग होता है राज्यों का, वो कराता है। तो याद रखिएगा, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव, अक्सर बच्चों को डाउट होता है कि राज्य का निर्वाचन आयोग है तो विधानसभा चुनाव ये कराता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो होते हैं वो केंद्र का निर्वाचन आयोग कराता है। जो आपके स्थानीय निकाय होते हैं, जैसे पंचायत हो गई, नगर पालिका हो गई, इन सबके चुनाव जो होते हैं इनके चुनाव आपका राज्य का निर्वाचन आयोग कराता है। तो यार कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस बार ये एक आदेश दिया, कोलकाता हाईकोर्ट ने, कलकत्ता नहीं कोलकाता लिखिएगा इसको, कोलकाता हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया कि यार क्योंकि आप पूरे राज्य में एक ही दिन चुनाव करा रहे हो तो आपको केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती लगेगी। आप खुद से मैनेज नहीं कर पाओगे, राज्य सरकार जो है स्वयं मैनेज नहीं कर पाएगी, तो हमें केंद्र के सुरक्षा बलों को वहां पे तैनात करना पड़ेगा। इस बात से राज्य सरकार और वहां का जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो काफी नाराज हैं। वो इस बात में, इस फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट अभी गए हैं कि भाई ये हमारा अधिकार है, हमारा काम है ये चुनाव कराना, केंद्रीय बलों की तैनाती हम नहीं करेंगे। अब देखिए इससे आपको क्या समझ में आता है? इससे आपको यह समझ में आता है एक तो केंद्र और राज्य के अंतर्गत ये कितना ज्यादा संबंधों में गिरावट है कि राज्य सरकार को ऐसा लग रहा है कि अगर केंद्रीय बल आ जाएंगे तो फिर हम केंद्रीय बलों को ट्रस्ट नहीं करते, हम केंद्रीय बलों पे भरोसा नहीं करते, अगर वो आ जाएंगे तो फिर वो चुनावों को केंद्र की तरफ मोड़ने की कोशिश करेंगे। या फिर राज्य सरकार भी ये सोचती है कि यार अगर हमारी पुलिस रहेगी तो वो चुनावों को हमारी तरफ मोड़ने की कोशिश करेगी। तो केंद्र और राज्य के संबंध में किस हद तक गिरावट आई है, और ये जो अक्सर क्या होता है, अगर संबंध अच्छे नहीं भी हैं तो भी जो आपके सशस्त्र बल होते हैं आदर्श तौर पे उनको राजनीति से ऊपर होना चाहिए कि यार जो केंद्रीय बल हैं ऐसा नहीं माना जाना चाहिए कि वो केंद्र सरकार के कहने पर ही चलेंगे। लेकिन हमने देखा है पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से केंद्रीय संस्थानों का दुरुपयोग किया गया है उसके कारण अक्सर ऐसा हो गया है कि जो केंद्र की कोई भी संस्था होती है, राज्य सरकारें उस पर भरोसा नहीं करती कि यार ये तो केंद्र के कहने पर ही, इशारे पर काम करेगा, इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। पूरे राज्य में त्रिस्तरीय स्थानीय निकाय हैं बंगाल में और एक ही दिन चुनाव है। सोचिए कुल मिला के पूरे राज्य में 73,897 सीटों पर एक ही दिन चुनाव होगा। अब पॉइंट यह है कि यार किसी भी राज्य सरकार के पास इतना बल होता है क्या कि वो इतने बड़े स्तर का चुनाव एक दिन में मैनेज कर पाए? उत्तर है निश्चित तौर पे नहीं होता। तो किसी भी राज्य सरकार के लिए बहुत कठिन है। तो ये एक अजीब सी परिस्थिति बन गई है कि राज्य सरकार मैनेज कर नहीं सकती, ये निश्चित तौर पे, क्योंकि राज्य सरकार के पास इतने सशस्त्र बल नहीं होते, इतनी क्षमता नहीं होती। केंद्र के बलों पर एक अविश्वास का माहौल है, केंद्र के बलों पर राज्य सरकार भरोसा करती नहीं है कि यार ये केंद्रीय बल आएंगे तो ये केंद्र सरकार के इशारे पर काम करेंगे, ऐसा राज्य सरकार मानती है। तो एक चुनावी प्रक्रिया जो है वो अपने आप में बड़े विचित्र संकट में फंस गई है। अच्छा, बंगाल की चुनावी हिंसा का आप यहां पे देखिए हिंसा का तात्पर्य केवल ये नहीं होता कि कितनी जानें चली गई। चुनाव में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी होती है कि क्या चुनाव जो लड़े गए वो एक तरह से फ्री स्पिरिट में लड़े गए, क्या सभी को चुनाव में लड़ने या न लड़ने की आजादी मिली? यह भी अपने आप में जरूरी बात है। जैसे आप देखेंगे अभी 2023 चल रहा है, 5 साल पहले क्योंकि 5 साल का टर्म होता है पंचायतों का, 2018 में भी जब ये स्थानीय निकाय चुनाव हुए थे तब वहां पे तृणमूल कांग्रेस की ही सरकार थी, ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री थी। तो जितनी कुल सीटें हैं उनमें से 1/3 सीटों पर तो विपक्षी पार्टी नामांकन ही नहीं कर पाई थी, यानी कि 1/3 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस के सदस्य जो है वो निर्विरोध जीते थे। अब आप ये मेरे को आपको समझाने की जरूरत है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि तृणमूल कांग्रेस के जो सदस्य थे वो इतने लोकप्रिय थे कि उनके खिलाफ किसी ने चुनाव ही नहीं लड़ा, ऐसा तो नहीं है।
तो निश्चित तौर पे वहां पर एक तरह से डर का प्रयोग किया गया, बल का प्रयोग किया गया और बाकी प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल ही नहीं करने दिया गया। हो सकता है यहां पे कोई सीधी हिंसा नहीं हुई हो, पर यह भी तो हिंसा का एक रूप है कि नहीं है, कि आपने किसी को इतना डरा धमका दिया कि वो व्यक्ति चुनाव लड़ने को तैयार ही अब नहीं हो रहा। यह भी तो एक प्रकार का हिंसा का प्रारूप है। और इस बार भी जो कुल ब्लॉक वहां पे 341 हैं, उनमें से 50 ब्लॉक इस बार भी ऐसे हैं जहां पर विपक्षी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार खड़े ही नहीं किए हैं। तो निश्चित तौर पे हम ये तो कह सकते हैं कि यार बंगाल में ये जो स्थानीय चुनाव हो रहे हैं ये निष्पक्ष तो नहीं हो रहे, इसमें कोई शक नहीं है। ये कहने में कोई समस्या नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि बंगाल के ये जो स्थानीय चुनाव हो रहे हैं ये निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से तो नहीं हो रहे, है ना। हत्या खून खराबा जो है वो है, लेकिन ये अपने आप में कितना बड़ा इंडिकेटर है कि 50-50 सीटों पर कोई प्रत्याशी खड़ा ही नहीं हो रहा है तृणमूल कांग्रेस के सामने। तो निश्चित तौर पे ये निष्पक्ष नहीं है, ये काफी इसमें बल का प्रयोग हो रहा है, इसमें डराने की प्रक्रिया का काफी हद तक प्रयोग हो रहा है। अब यहां पर राज्यपाल ने एक कदम उठाया है। एक कदम तो निश्चित तौर पे कलकत्ता हाईकोर्ट ने उठाया था जब उन्होंने कहा था कि यार आप केंद्रीय बल तैनात कीजिए, राज्य सरकार उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है। एक कदम अभी कलकत्ता के, माफ कीजिएगा, बंगाल के राज्यपाल साहब ने उठाया है। उन्होंने क्या किया है, अपने राजभवन में एक पीस रूम बनाया है, एक शांति कक्ष की स्थापना की है। मतलब एक अलग ऑफिस खोला है अपने राजभवन में, जहां पर उन्होंने कहा है कि इन चुनावों में कहीं भी गड़बड़ी हो तो नागरिक सीधा यहां पर फोन कर सकते हैं। इसका एक डेडिकेटेड फोन नंबर दिया है कि अगर नागरिकों को ऐसा लगे कि चुनावों में गड़बड़ी हो रही है तो वो सीधा यहां पर फोन कर सकते हैं और जो भी शिकायत आएगी उसको मैं चुनाव आयोग को, जो राज्य चुनाव आयोग है और जो संबद्ध पुलिस अधिकारी हैं उनको मैं आगे ये फॉरवर्ड करूंगा, ये ताकि ये समस्या जो है हम चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से करा पाए। अब मेरे ख्याल से इसमें तो कोई आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है कि ये कदम जो है ये मुख्यमंत्री को तो पसंद नहीं आ रहा होगा, है ना, किसी भी मुख्यमंत्री को पसंद नहीं आएगा। और बंगाल में खास तौर पे जब तक जगदीप धनखड़ साहब राज्यपाल थे, जो अभी हमारे उपराष्ट्रपति बन गए हैं, हम सभी जानते हैं कि वहां पे राज्यपाल और मुख्यमंत्री के संबंध कैसे थे। काफी हद तक वो एक दूसरे के बारे में काफी कटु शब्दों में दोनों बातचीत करते थे, ये हमको पता है। ये जो नए राज्यपाल आए हैं ये अब तक मुख्यमंत्री से टकराव से बचे हैं। इन्होंने शांतिपूर्ण माहौल बना के रखा है, मुख्यमंत्री के साथ काफी दोस्ताना संबंध इन्होंने हमेशा बनाकर रखे हैं और राज्य सरकार के साथ टकराव के मार्ग पर ये गए नहीं हैं। लेकिन यहां पर इन्होंने पहली बार एक काम किया है कि भाई अगर चुनावों में हिंसा होगी तो आप राज्यपाल के ऑफिस में भी कंप्लेन कर सकते हैं। राज्यपाल खुद उसमें कुछ नहीं कर सकता निश्चित तौर पे, लेकिन राज्यपाल इस बात की जिम्मेदारी ले सकता है कि भाई हम उचित पार्टियों को ये चीज बताएं। ये इसको लेके निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री की ओर से प्रतिक्रिया आने वाली है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरे विचार में यह राज्यपाल का एक अच्छा कदम है, क्योंकि देखिए संवैधानिक तौर पे जिस व्यक्ति को राज्य का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है, वो राज्यपाल ये नहीं कह रहे कि मैं खुद वहां पे जाके कुछ करूंगा, वो आपकी कंप्लेन फॉरवर्ड करेंगे। तो यार चुनावी हिंसा एक ऐसा गंभीर मुद्दा है, क्योंकि यार लोकतंत्र का आधार होता है चुनाव। अगर आपके यहां चुनावों में गड़बड़ी हो रही है तो फिर आपके लोकतंत्र का मतलब क्या रह गया। आपने मैं हमेशा ये बोलता हूं कि जब लोकसभा चुनाव भी होते हैं और कई बार आरोप लगते हैं कि यार चुनाव आयोग जो है एक पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रहा है, इन सब चीजों को मैं बहुत गंभीर मानता हूं कि यार ये बहुत गंभीर चीजें हैं, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव आयोग का एकदम निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है, एकदम क्लीन चुनाव होना बहुत जरूरी है। चुनाव में किसी प्रकार का कोई संशय, कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र जो है वो उसी के आधार पर टिका हुआ है। तो यहां पर राज्यपाल का जो कदम है उसको मैं ठीक मानता हूं कि ये अपने आप में एक ठीक कदम है। तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि बंगाल में इन चुनावों में कितनी हिंसा होती है, और मैं दुआ करता हूं, आशा करता हूं कि ये जो चुनावी हिंसा का एक बंगाल में इतिहास रहा है कि चुनाव के पहले, चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद वहां पे भारी हिंसा हमेशा होती आई है, उसका एक क्रम टूटे। क्योंकि हम एक शांतिप्रिय देश है, हमने हमेशा देखा है कि हमारे यहां चुनाव के बाद भी अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो हम शांति से सत्ता का हस्तांतरण करते हैं। बंगाल में भी ये प्रक्रिया चलती रहे, बंगाल में भी ये जो है चुनावों के बाद किसी प्रकार से लोगों की जाने ना जाएं, ये अपने आप में बहुत आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यार ये एक बड़ी दुखद खबर जो है बार बार आती रहती है, और अब इस खबर के आने का ऐसा एक रूटीन सा बन गया है कि यार ऐसा लगता है कि जैसे मतलब
कि ये तो अब हर एक आध महीने बाद ऐसी एक खबर आ जाती है। वो खबर है भारतीय दवाइयों की समस्या। तो यार अभी क्या हुआ है, श्रीलंका में कुछ लोगों ने भारत की बनी एक एनेस्थेटिक जो होती है ना, जैसे आप कभी मान लीजिए सर्जरी वगैरह के लिए जाते हैं तो या फिर आप अपना दांत भी ठीक कराते हैं तो डॉक्टर आपको एक एनेस्थेटिक का इंजेक्शन देता है जिससे आपको लोकल आप बेहोश हो जाते हैं ना, वो क्षेत्र में आपको दर्द महसूस नहीं होता। उस दवाई से 2 लोगों की श्रीलंका में मौत हो गई। इसके पहले पिछले महीने आई ड्रॉप डाली श्रीलंका में 10 लोगों ने, भारत की बनी हुई थी वो भी। उस आई ड्रॉप को डालने के बाद 30 लोगों की आंखों में इंफेक्शन हो गया और उनमें से 10 लोग जो है वो अंधे हो गए, वो नेत्रहीन हो गए। उससे पहले बहुत बड़ी घटना जो पिछले वर्ष हुई थी वो थी गैम्बिया में, जब 70 बच्चों की, गैम्बिया एक अफ्रीकन देश है, एक बार आप देखिएगा आज के लिए आपका मानचित्र का होमवर्क है, आप देखिएगा गैम्बिया कहां पड़ता है। तो गैम्बिया एक अफ्रीकी देश है जहां पर भारत की बनी हुई ये जो कफ सिरप हैं, ये मैकॉफ और कॉफेक्स मैलिन और ये सब, ये कफ सिरप जो है ये बच्चों के जो कफ सिरप होते हैं, बच्चों को खांसी होती रहती है, बच्चों के कफ सिरप ये भारत में बने हुए थे, ये वहां गए और गैम्बिया में 70 बच्चों की मौत हो गई। 70 नंबर याद रखिएगा, 70 मतलब याद मत रखो लेकिन सोचो एक बार 70 बच्चे कितने होते हैं। 70 बच्चों की मौत हो गई। मौत के बाद जब उनकी जांच की गई तो पाया गया कि इन बच्चों की मौत जो हुई वो किडनी की बीमारी से हुई, किडनी फेलियर हो गया। छोटे छोटे बच्चों में सोचिए, किडनी फेलियर मतलब इतने छोटे बच्चों के अंदर हो गया, जो कि बड़ा मुश्किल है, छोटे बच्चों में किडनी फेलियर कैसे हो सकता है। लेकिन जब जांच की गई तो पाया गया कि ये जो दवाइयां थी, ये जो भारत में बने कफ सिरप थे, ये इन मृत्युओं के कारण थे। ये 70 बच्चों की जाने गई एक ऐसा कफ सिरप पीने के कारण जो कि मिलावटी था, जिसमें सही तरह से सही कॉम्पोजिशन के साथ चीजें नहीं डाली गई थी। अब इसमें कफ सिरप में क्या पाया गया, कफ सिरप के अंदर एक प्रोपिलिन ग्लाइकोल नाम का एक चीज होना चाहिए। ठीक है, प्रोपिलिन ग्लाइकोल नाम का एक तत्व होना चाहिए, एक प्रकार का ग्लाइकोल, एक प्रकार का अल्कोहल होता है, वो होना चाहिए आपका, है ना। लेकिन उसकी जगह क्या डाल दिया गया था, उसको रिप्लेस करके उससे सस्ता एथिलीन और डाइएथिलीन ग्लाइकोल डाल दिया गया था। ठीक है, प्रोपिलिन ग्लाइकोल डालना चाहिए, उसकी जगह आपने एथिलीन ग्लाइकोल डाल दिया क्योंकि वो सस्ता होता है। ये दवाइयों के लिए उपयुक्त नहीं है, ये आपकी दवाइयों में नहीं डलना चाहिए, ये विषाक्त होता है। इसके जरिए छोटे छोटे बच्चों में किडनी की समस्याएं हो गई और वो बच्चे जो है उनकी जानें चली गई। उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मृत्यु हो गई। देखिए मैं आपको ये न्यूज पढ़ के बताता जाऊंगा तो ऐसे पूरे 10 पेज की लिस्ट बन जाएगी जहां पर भारतीय दवाइयां, भारतीय मिलावटी दवाइयां, उनके कारण बच्चों ने या फिर लोगों ने या फिर मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। तो ये आप देख सकते हैं। तो अब क्या हुआ, भारत सरकार का जो ड्रग नियंत्रक है उसने इस पर कुछ नहीं किया। आप सोचिए, अगर आपको पता चले कि आपके देश में कोई दवाई बनी है जिसके कारण भाई विदेशों में इतनी बड़ी संख्या में बच्चे मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तो शायद आप सबसे पहले उस कंपनी के मालिक को गिरफ्तार करेंगे, आप कानूनी कार्रवाई करेंगे, आप ये सुनिश्चित करेंगे कि उस दवाई का जो स्टॉक है वो स्टॉक जो है ना रहने दिया जाए, उस स्टॉक को खत्म किया जाए। भारत की जो सरकार के ये जो ड्रग नियंत्रक होते हैं, आपको आगे बताऊंगा, वो इस मामले को लेकर बहुत डिफेंसिव थे कि नहीं हमारे यहां से कुछ नहीं हुआ, ये रिपोर्ट सब गलत है, हमारे यहां से कुछ नहीं हुआ। फिर जब WHO ने एक बार दोबारा भारत के कफ सिरप के सैंपल ट्राई किए और ये ठहराया कि यार ये जहरीले हैं, प्रॉब्लम आपके कफ सिरप में ही है और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम जो हुई थी वो आपके कफ सिरप के ही कारण हुई थी। उसके बाद भी भारत सरकार का जो नियामक है, क्या है, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संस्थान, जो भारत में दवाइयों का स्टैंडर्ड चेक करता है कि दवाइयां ठीक से बनी है कि नहीं, उसने जांच की बजाय इन आरोपों को ठुकराया कि यार नहीं हमारे यहां ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी तक भी आप देखेंगे कि भाई इन दवाइयों का जो एक पूरा प्रारूप है, भारत ने अभी भी कोई इन पे निर्णायक कार्रवाई की नहीं है। बाद में जाके धीरे धीरे ये इनका स्टॉक वगैरह जब्त किया गया। तो भारत में यार जिस तरह से दवाइयां बनती है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या होता है, दवाइयों को बनाने के और बेचने के पहले बहुत ज्यादा सख्त नियम है, बहुत कठोर नियम है दवाइयां बनाने और बेचने के। वो नियम जो है वो बहुत जरूरी है, उनका पालन किया जाना बहुत जरूरी है। लेकिन इस तरह के बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे लेख आ चुके हैं। मैं आपको बता भी चुका हूं पहले, एक पुस्तक है बॉटल ऑफ लाइज,
जिसमें एक मैं नाम भूल रहा हूं उनका, एक रैनबैक्सी कंपनी जो भारत की सबसे बड़ी दवाइयों की कंपनी मानी जाती है, उसमें वो विसिल ब्लोअर थे, मैं नाम भूल गया, ठाकुर नाम था कुछ, समथिंग ठाकुर, मैं नाम भूल गया उनका। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बताया था कि रैनबैक्सी किस तरह से अपनी खराब दवाइयां, अपनी घटिया दवाइयां, अपनी ऐसी दवाइयां जिनमें केमिकल गलत डले हुए हैं, जिन पे कोई ट्रायल नहीं हुआ है, जिन पर कोई टेस्टिंग नहीं करी गई है, उन दवाइयों को वो यूरोप और अमेरिका बेचने से तो डरती है। उसको पता है कि यार यूरोप और अमेरिका वाले तो चेक करेंगे, और अगर वहां पे किसी की जान चली गई तो बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। पर भारत में और अफ्रीका इत्यादि में वो खुल के बेचती है कि यहां के बच्चे, बूढ़े, जवान अगर मर भी गए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई हमें छू नहीं सकता। तो रैनबैक्सी का इस प्रकार का जो आचरण था उस पर पूरी एक किताब लिखी गई है। और यह केवल रैनबैक्सी के साथ नहीं है, ठाकुर साहब यहां पे यह भी बताते हैं कि केवल रैनबैक्सी के कारण नहीं है, यह केवल रैनबैक्सी में नहीं है, आप देखेंगे कि यह बहुत सारी भारतीय फार्मा कंपनियों में पाया जाता है। तो यार कोविड के बाद क्या हुआ, जब भारत ने इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीन बनाई और दुनिया भर को दी। यह आपको पता है कि वैक्सीन जो है भारत में बनी, फॉर्मूला कहीं का भी था, बनी भारत में बहुत ज्यादा, और हमने दुनिया भर को वैक्सीन जो है लगाने में मदद की। दुनिया भर को हमने वैक्सीन का जो एक पूरा कोटा है प्रदान किया कि भाई आप भी लगाइए, आप भी अपने नागरिकों को सुरक्षित रखिए। तो हमारे यहां फिर सरकार का यह दावा था, सरकार का यह एस्पिरेशन है कि हम ग्लोबल फार्मेसी बनना चाहते हैं। यह भारत के प्रधानमंत्री ने भी बार बार कहा है कि हमारा सपना यह है कि भारत जो है दुनिया की फार्मेसी बने, यानी कि दुनिया की जो दवाओं की आवश्यकता है वो पूरी करने में भारत बहुत बड़ा योगदान दे। तो यार अगर हम दुनिया की फार्मेसी बनना चाहते हैं तो यार इस तरह की शिकायतें और इस तरह की समस्याएं जो हैं, इनसे हमको बच के अपना मुंह नहीं चुराना चाहिए। हमको इनके लिए सख्त नियम और बहुत सख्त सजाओं का प्रावधान करना चाहिए। आप मानते हो कि नहीं मानते कि यह सीधा सीधा हत्या है? अगर आपने जानबूझकर, क्योंकि यार ये तो हो नहीं सकता, आपने ड्रग बनाया, उसकी जांच करी गई होगी, कई स्तरों पे जांच करी गई होगी, निश्चित तौर पे रिपोर्ट्स में आया होगा कि भाई ये इस प्रकार से किया जा रहा है, ये ऐसे किया गया है। उसमें उस पुस्तक में ठाकुर साहब ने यहां तक भी डिस्क्राइब किया है, जो एक किताब में अपने जो उनके आर्टिकल्स हैं रैनबैक्सी में, कि किस तरह से रैनबैक्सी कोई टेस्ट ट्रायल तो करता नहीं था, तो लेकिन जब कोई चेक करने आता था, मान लो कि वे टेस्ट हुए हैं कि नहीं हुए, तो फर्जी डेटा उसमें लिखता था और उसके लिए पुराने कागज ढूंढे जाते थे ताकि ऐसा लगे कागज को देख के कि पुराना कागज है। इस प्रकार की चीजें करी जाती थी। किसी भी ट्रिप के पहले बहुत सारे कागजों को जलाया जाता था जो उनके असली आंकड़े को दिखाते थे। तो भारत में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सीधा सीधा हत्या का मामला है। अगर आप गलत दवाइयां बनाते हैं जिससे लोगों की जान जाती है तो यह हत्या से कम बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको लेके हमें बेहद ज्यादा सख्ती रखनी पड़ेगी। और भारत का भी ये जो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन जो है, इसको भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये दवाई कंपनियों के प्रतिनिधि की तरह काम करना बंद करे। ये कैसे काम करता है भारत में? जैसे ये संस्थान जो है ये दवाई कंपनियों का प्रतिनिधि है, जबकि इसका काम क्या है? इसका काम है दवाई कंपनियों पर ही नियंत्रण रखना। यार आपका काम उस पर नियंत्रण रखना है, आप उसके प्रतिनिधि की तरह काम नहीं कर सकते। ये गलत प्रक्रिया है, इसको हमें रोकने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो इसके लिए कठोर नियम होने चाहिए, इसके लिए एक कठोर नियम इसके लिए बनेंगे, और इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हमको प्रावधान करने चाहिए। और तभी हम एक, शायद जो हमारा ग्लोबल फार्मेसी बनने का सपना है कि हम एक दुनिया में एक दवाइयों की क्षेत्र में बड़ी कंपनी बनेंगे, वो शायद तभी पूरा हो पाएगा। चलिए, तो यार आपको मैंने अभी 2 दिन पहले पढ़ाया था कि आरबीआई ने एक नया सर्कुलर जारी किया है, जिस सर्कुलर में उन्होंने क्या कहा है कि जो व्यक्ति दुराग्रही चूक करता है, दुराग्रही चूक करता मतलब जिसने अपनी इच्छा से अपना लोन नहीं दिया, विलफुल डिफॉल्टर जिसको हम कहते हैं। याद है आपको पढ़ाया था मैंने 1-2 दिन पहले, इसीलिए मैं बोलता हूं इस कार्यक्रम को रोज देखा कीजिए। कई बार क्या होता है, पीछे के न्यूज पे आगे की न्यूज बेस्ड होती है, न्यूज का साइकिल होता है। तो उस दिन एक आर्टिकल आया था जिसमें ऐसा लिखा था कि यार हाँ, आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि भाई बैंक जो हैं विलफुल डिफॉल्टर्स के साथ भी समझौता कर सकते हैं। यानी कि अगर विलफुल डिफॉल्टर के साथ बैंक, मान लीजिए आप पे 10 करोड़ रुपए का लोन है, बैंक उनके साथ बातचीत करके, नेगोशिएट करके सेटल कर सकते हैं कि ठीक है यार चलो 5 दे दो, 4 दे दो, जैसे भी हो जाए, कुछ ना कुछ करके सेटल कर दो। और उसके बाद
1 साल बाद उसके वो व्यक्ति आगे और भी ऋण ले सकता है, उसके लिए भी वो एलिजिबल है, उस पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। ये एक आरबीआई का सर्कुलर था, जबकि आरबीआई के पुराने आदेश जो थे 2019 के, उसके अनुसार विलफुल डिफॉल्टर के साथ आप बातचीत नहीं कर सकते, विलफुल डिफॉल्टर के साथ आप नेगोशिएट जो है नहीं करोगे। तो इसकी काफी आलोचना आई, हर तरफ इसकी आलोचना की गई, संपादकीय ने भी आलोचना की, मैंने भी आपको आलोचनात्मक दृष्टिकोण पूरा पढ़ाया। आज हिंदू में है कि इंडियन एक्सप्रेस में है, ये वाला इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया है ये वाला, जिसमें 2 कॉर्पोरेट लॉयर्स ने इसके बारे में बताया है और उन्होंने बताया है कि यार इसके फायदे क्या हैं, ये जो आरबीआई का नया प्रावधान है इसके लाभ क्या हैं, तो इसको भी समझने की आवश्यकता है ना। ये हम हर चीज पे दोनों तरह के विचार हमारे पास होने चाहिए। आप जानते ही हैं यूपीएससी में संतुलित विचार व्यक्त करने की बहुत ज्यादा महत्ता होती है। तो संतुलित विचार यह है कि आपको खाली खराब चीज ना पता हो, आपको अच्छी चीज भी पता हो। तो भाई इसका लाभ क्या है, तो भाई ये इसको आज हम पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो हमारा ये वाला टॉपिक जो है इसमें हमारे पास एकदम राउंड नॉलेज हो जाएगी, दोनों तरफ के हमारे पास पॉइंट्स हो जाएंगे। तो ये आपको मैं बता ही चुका हूं, वसूली के लिए समझौता करने की अनुमति दे दी थी बैंकों को और इसकी काफी आलोचना करी गई थी। तो इस आर्टिकल में लेखक ये कहते हैं कि यार बैंक है क्या। आप ये सोचो कि बैंक जो होता है वो क्या होता है। लेखक कहता है कि यार बैंक जो है वो एक बिजनेस ही है ना। बैंक भी, बैंक जो है, बैंक कोई, आप उसको बैंक को ऐसा लार्जर देन लाइफ रोल क्यों दे रहे हो। बैंक भी आखिरकार एक धंधा है, एक व्यापार है, एक बिजनेस है। बैंक भी ये देखने आया है कि यार भाई मैं एक काम करता हूं, उसके जरिए मैं पैसे कमाता हूं। और किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए यह बहुत जरूरी है, हम पहले जानते हैं इस बात को, कि बैंक जो है एक बिजनेस की तरह ही काम करे, कुछ क्षेत्रों को छोड़ के, जैसे वो गरीबों को भी ऋण दे वगैरह वगैरह। उनके अलावा बैंक जो है बिजनेस लाइक ही होने चाहिए, इसमें हमें कोई शक नहीं है कि नहीं भाई। क्योंकि अगर बैंक बिजनेस लाइक होंगे तो बैंक जो है मजबूत रहेंगे, बैंक लाभ कमाएंगे, बैंक धनी रहेंगे। अच्छे मजबूत बैंकों का अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ता है, इस बात को हम जानते हैं। जब मैंने आपको आर्थिक सुधार भी पढ़ाए थे 1991 के, तो आप में से ज्यादातर लोगों को याद होगा उसमें बहुत बड़े सुधार बैंकिंग सुधार भी थे। नरसिम्हन समिति आपको याद होगी, मैंने आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाई थी। बैंकिंग सुधार के तहत बेसिकली क्या किया गया था, बैंकों को फ्री छोड़ा गया था कि यार तुम बिजनेस करो जैसे तुम्हें करना है, लाभ कमाओ। क्योंकि बैंकों के पास अगर पूंजी होगी, उनके पास अगर वित्त होगा, तो अर्थव्यवस्था पे उनका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है, वो अर्थव्यवस्था को अच्छे से प्रभावित करते हैं। तो यहां पर लेखक ये कहते हैं कि मान लो, चलो एक बार के लिए आप बैंक भूल जाओ, मान लो आप एक बिजनेसमैन हो, आपने किसी को 10 करोड़ रुपए का ऋण दिया हुआ है। ऐसा होता है, आप निवेश करते हो बहुत सारी जगह पे। मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैंने किसी दूसरे बिजनेसमैन को 10 करोड़ रुपए का निवेश दिया हुआ है। अब वो व्यक्ति जो है वो पैसे वापस नहीं कर रहा है, कोई भी कारण है, या तो उसके पास नहीं है या उसकी इच्छा नहीं है, जो भी है। तो एक, ठीक है, मुझे गुस्सा आएगा, मैं उसको जज करूंगा कि यार ये मेरे को पैसे क्यों नहीं दे रहा है, बिल्कुल जानबूझ के पैसे नहीं दे रहा, तो मैं उसके खिलाफ कोर्ट जाऊंगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बिजनेसमैन के तौर पे मेरी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? बिजनेसमैन के तौर पे मेरी प्राथमिकता होनी चाहिए कि यार अपने घाटे को, मेरे को घाटा हुआ कि नहीं हुआ, उसने पैसा लिया और दिया नहीं, अपने घाटे को जितना कम कर सकूं करूं। मेरी प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उससे बातचीत का रास्ता बंद नहीं करना चाहिए। तो अगर 10 करोड़ के लोन में से वो मेरे को 2 करोड़ भी दे रहा है अभी, तो भाई मेरा लॉस 2 करोड़ कम हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं? तो ये रास्ता मुझे बंद नहीं करना चाहिए। कोई भी बिजनेसमैन ऐसा ही करता है, कोई भी बिजनेस में बहुत झगड़े होते हैं, बहुत झगड़े होते हैं बिजनेस में। मतलब मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूं, जिन कंपनियों में मैंने काम किया है, कि यार किसी वेंडर से आपने काम कराया, उसका आपके पास बिल आ गया 1 करोड़ का। अब आपको पता है कि उसने ठीक से काम नहीं किया, आपने पेमेंट नहीं किया, तो वेंडर आपको, सामान्य तौर पे वेंडर आपको कोर्ट लेके नहीं जाता। वेंडर को पता है कि कोर्ट जाएंगे टाइम खराब होगा फालतू का। वेंडर आता है, वो आपसे नेगोशिएट करता है कि सर 1 करोड़ का बिल है, आप कितना देना चाहते हो? आप कहते हो मैं 25 लाख देना चाहता हूं। वेंडर कहता है नहीं सर 50 तो दे दो कम से कम। फिर आप कहीं बीच में कर आके 40-50 लाख रुपए का पेमेंट उसे करते हो, वेंडर भी कहता है छोड़ो ठीक है। तो यह सामान्य तौर पे बिजनेस इस प्रकार से चलता है। तो यहां पे लेखक ये कहते हैं कि भाई बैंकों की भी प्राथमिकता जो है वो अधिकतम वसूली करनी होनी चाहिए। उसे दुराग्रह का भेदभाव वसूली के टाइम पे नहीं करना चाहिए। बैंक का हाँ, ये बात आपकी सही है कि यार लेकिन वो तो अपनी इच्छा से मेरे पैसे मार के बैठ गया है,
वो ठीक है, वो आप एक अलग पैरेलल एक कार्रवाई बताऊंगा आपको वो, लेकिन कम से कम वसूली की जो अपॉर्चुनिटी है बैंक को, उसे मिस नहीं करना चाहिए। बैंक को यह नहीं कहना चाहिए यार क्योंकि तू अपनी इच्छा से मेरे पैसे नहीं दे रहा है तो जो 2 करोड़ रुपए तू मेरे को दे देगा मैं वो भी नहीं लूंगा। जो पैसे बैंक को मिल सकते हैं नेगोशिएशन के जरिए वो बैंक को निश्चित तौर पे ले लेने चाहिए। आरबीआई का सर्कुलर यही कहता है, आरबीआई का सर्कुलर यही कहता है और कुछ नहीं कहता कि आप नेगोशिएट करके जितना पैसा निकल सकता है उतना आप निकाल। जैसे किसके लिए होता है कि उसके लिए समझौता करने में भी कोई दिक्कत नहीं है कि आप समझौता करो, आप उसके जरिए निकालो। साथ के साथ वो ये भी कहते हैं, ये याद रखिए कि इस समझौते का समानांतर चल रही आपराधिक कानूनी कार्रवाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने विलफुल डिफॉल्ट किया है, जानबूझकर पैसे लेकर भाग गया है, तो उस पर आपने एक आपराधिक मुकदमा दर्ज किया होगा, वो आपराधिक कार्रवाई तो उस व्यक्ति पर चल रही होगी। तो यहां पर यह कहता है आरबीआई का सर्कुलर कि भैया आप जो आपराधिक कार्रवाई जो आप उस व्यक्ति पर कर रहे हो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि इन दोनों चीजों को अलग कर दिया है, आप समझ रहे हैं। एक है इसमें वित्तीय मसला कि भाई मेरे पैसे उस पर बकाया हैं, और दूसरा है आपराधिक मसला कि भाई उस आदमी ने मेरे पैसों का गबन कर लिया। तो आरबीआई सर्कुलर क्या करता है, इन दोनों को अलग करता है। कहता है भैया आपराधिक मामला तो ऑब्वियसली न्यायालय में ही निपटेगा, आपराधिक मामले पे तो आप समझौता कर नहीं सकते, लेकिन जो वित्तीय मामला है उसको उसमें आप समझौता कर पाओ, यह अधिकार यहां पर बैंकों को दिया गया है कि वित्तीय भाग आप निपटा लो। ठीक है, आपराधिक मामला चलने दो, आपराधिक मामला जो है वो कोर्ट तय करेगी, अगर कोर्ट पनिश करेगी, जेल भेजेगी तो आदमी कोर्ट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वित्तीय मामला जो है उसमें समझौता आप कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और है इसमें कि यार अक्सर क्या होता है कि ये जो सरकारी बैंक जो होते हैं, आपके सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो होते हैं, आपके सरकारी बैंक जो होते हैं, उनमें अक्सर क्या होता है, उनके बोर्ड पे सरकारी नियंत्रण होता है। तो वो अब तक ऐसा नहीं कर पाते थे, जबकि आपके निजी बैंक जो हैं, जिनके बोर्ड में अक्सर निजी क्षेत्र के लोग होते हैं, वो इस तरह के काम ऑलरेडी कर रहे थे। यानी कि ये छूट निजी बैंकों के पास पहले से ही थी। ठीक है, एक छूट ये वाली जो है ये निजी बैंकों के पास पहले से ही थी कि यार अगर इस प्रकार की कोई चीज होती है, इस प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप ये कर सकते हैं। एक मेरी विंडो पे यहां पक्षी बैठा हुआ था तो उसको मैं उड़ा रहा था, वो बहुत जोर से आवाजें कर रहा था। ठीक है, तो यार इसमें क्या है कि क्या बता रहा था मैं आपको, हां, तो निजी बैंक जो हैं वो इस व्यवस्था का उपयोग जो है पहले से भी कर रहे थे। यानी कि निजी बैंकों का कोई पैसा लेके विलफुल डिफॉल्ट करता था तो निजी बैंक जो हैं वो इस व्यवस्था का प्रयोग कर लेते थे, वो कुछ कुछ पैसा वसूल कर पाते थे और जिस कारण उनके घाटे कम हो जाते थे। सरकारी बैंक जो हैं वो इस सेवा का प्रयोग नहीं कर पा रहे थे, सरकारी बैंक अपने घाटे जो हैं वो कम नहीं कर पा रहे थे। ये एक चैलेंजिंग चीज थी उनके सामने। तो अब यहां पर क्या हुआ है, इस सर्कुलर के बाद आपने सरकारी और निजी बैंकों में साम्यता ला दी है। आपने सरकारी बैंकों को भी आदेश दे दिया कि यार तुम भी कर लो, निजी बैंक तो कर ही रहा था, है ना, निजी बैंक अब तक करता आ रहा था। हालांकि निजी बैंक पर भी नियंत्रण आरबीआई का होता है, लेकिन आपको पता है ना कि आरबीआई का नियंत्रण जो है वो डे टू डे बिजनेस में सामान्य तौर पे नहीं होता। आरबीआई आपके रोजमर्रा के काम के क्रियाकलापों में ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करना चाहता। आरबीआई जो है वो आपको एक तरह से आपके जनरल हेल्थ का ध्यान रखता है कि आपका बैंक की जो सामान्य स्वास्थ्य है वो ठीक रहे, रोजमर्रा का व्यापार बिजनेस आप कैसे कर रहे हो, इसमें आरबीआई ज्यादा दखल अंदाजी अब नहीं करता है। तो अब ये जो सुविधा निजी बैंकों के पास थी ये एक तरह से सरकारी बैंकों को भी दी गई है कि यार तुम भी कर सकते हो, तुम भी अपने घाटे कम करो, क्योंकि घाटा रहित बैंक होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, या फिर कम से कम घाटे वाला, बैंकों को घाटा कम करने की आवश्यकता है। ठीक है ना, ये क्लियर हुआ। तो सरकारी बैंक भी आसानी से कर पाएंगे। अब इसमें उन्होंने एक चीज कही है लेखक ने कि यार एक बड़ी समस्या इसमें क्या है कि इसका राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है। राजनीतिक दुरुपयोग कैसे हो सकता है? भाई मैं हूं विजय माल्या, मैंने एक सरकारी बैंक से 10,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया, अब मेरा चुकाने का मन नहीं है, बात सही है, मेरा चुकाने का मन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एसबीआई को 10,000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे मुझे। उसकी बजाय अगर मैं क्योंकि एसबीआई का जो बोर्ड होगा, या एसबीआई केवल इंडिकेटिवली बोल रहा हूं, किसी भी सरकारी बैंक का
कोई एसबीआई वाला कोर्ट केस मत कर देना भाई मेरे पे। कोई भी सरकारी बैंक जो है, किसी भी सरकारी बैंक का बोर्ड जो होता है, उसमें आमतौर पे जो लोग होते हैं वो सरकार द्वारा नामित होते हैं। यानी कि बोर्ड पर पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण होता है। जो निर्णय लेता है बैंक के अंदर बोर्ड, उस पर पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण होगा। तो यार अगर मैं विजय माल्या हूं तो फिर मैं जाके सरकार से डील कर लूंगा ना कि अरे सर, एसबीआई को 10,000 करोड़ रुपए देने हैं, अभी इलेक्शन आ रहा है, मैं एक काम करूं, आपकी पार्टी को मैं 500 करोड़ रुपए दे दूं क्या, आप उसको देख लो ना, जरा ठीक ठाक करा दो। तो इसका राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है। सरकार जो है ऐसे बड़े बड़े उद्योगपतियों से वसूली कर सकती है। ठीक है, यह दुरुपयोग संभव है कि भाई सरकार यह कह सकती है बड़े बड़े उद्योगपतियों से कि यार तुम जो है हमारे पार्टी को या हमको इतना पैसा दो, और अन्यथा हम तुम्हारे खिलाफ, तो हम तुम्हारी डील सस्ते में करवा देंगे। कि भाई मैं मान लो विजय माल्या हूं तो मेरे को 10,000 करोड़ रुपए देने हैं, मैंने 500 करोड़ रुपए रिश्वत दे दी इस तरह से, और फिर एसबीआई के बोर्ड ने कह दिया कि हाँ भाई विजय माल्या साहब, आप जो 10,000 करोड़ रुपए का लोन है उसके बजाय आप 1,000 करोड़ ही दे दो तो काफी है, बहुत हो गया। तो एक तरह से 500 करोड़ मैंने सरकार को दिए, 1,000 करोड़ एसबीआई को दिए, तो 1,500 करोड़ में मेरा मामला पूरा निपट गया। ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक संभावना है जो ये लेखक ही यहां पर व्यक्त करते हैं कि राजनीतिक तौर पे इसका दुरुपयोग संभव है, लेकिन तब भी बिजनेस के हिसाब से, बिजनेस सेंस के हिसाब से ये एक सही कदम है, क्योंकि बैंकों को एक व्यापार की तरह, एक बिजनेस की तरह चलना चाहिए। दूसरी चीज जिस पर ये आपत्ति करते हैं कि आरबीआई क्या करता है, जब भी कोई नई नीति लाता है तो उसका ड्राफ्ट अपनी वेबसाइट पर डालता है ताकि उस पर जनता अपनी अभिव्यक्ति कर पाए, जनता अपने विचार बता पाए, जो भी अर्थशास्त्री लोग हैं वो बता पाए कि वो उस कदम से सहमत हैं, असहमत हैं, क्या समस्या है उसमें, क्या क्या और प्रावधान किए जाने चाहिए। ये वाला जो सर्कुलर आया, इसका ड्राफ्ट आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पर नहीं डाला। तो इस पर यह आपत्ति करते हैं कि यार ऐसे नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप इतना एक महत्वपूर्ण सर्कुलर लाने वाले हैं तो उसका ड्राफ्ट आप अपनी वेबसाइट पर डालिए ताकि जनता उसको देखकर उस पर एक कमेंट कर पाए, आपको बता पाए कि उसके साथ उन्हें क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, उस पर व्यापक विमर्श हो पाए ना। ये जरूरी है कि कोई भी ऐसा नियम कायदा आता है उस पर प्रॉपर विमर्श होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, चर्चा के बाद ही वो लागू होना चाहिए। यहां पर वो चर्चा की कमी लेखक महसूस करते हैं कि यहां पे चर्चा जो है वो ठीक से नहीं हो पाई है। अन्यथा इस कदम में किसी प्रकार की कोई खराबी नहीं है, ऐसा लेखक यहां पे हमको बताते हैं। चलिए, ये हो गया। चलिए भाई, आज का आखिरी होगा, क्योंकि सही बात है आखिरी है। तो यार ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट को लेकर, फाइनेंसिंग किसकी, पर्यावरण की, आजकल पर्यावरण को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है, रोज रोज एक न्यूज आ जाती है कम से कम। ये किसके लिए, जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध आपको जो पैसा चाहिए। देखिए, ये आपको मैं बार बार बता चुका हूं, लेकिन तब भी एक बार दोबारा से दोहरा देता हूं कि यार जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप लोग स्कूल से पढ़ते आए हैं, आपको पता है। एक चीज और जो इसमें इंपॉर्टेंट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए आपको चाहिए पैसा। यह बात क्लियर है, मैं पहले भी कई बार समझा चुका हूं कि विकासशील और विकसित देशों का झगड़ा ही यह है कि विकसित देश कहते हैं कि तुम अपना एमिशन कम करो, तुम अपना कार्बन उत्सर्जन कम करो। विकासशील देश कहते हैं कि यार हमको तो अभी विकास करना है ना। विकास कैसे होगा, जब हम नए उद्योग धंधे लगाएंगे, उनसे प्रदूषण होगा, और तुम पिछले 100 साल से धुआं छोड़ छोड़ के तुम इतना विकसित हो गए हो, अब हमारा विकास करने का नंबर आया है तो तुम हम पे नियम कायदे लगा रहे हो। तो विकसित देश क्या कहते हैं कि ठीक है चलो विकास कर लो, लेकिन अपना उत्सर्जन नियंत्रित करो, हरित तरीके से विकास करो। तो विकासशील देश क्या कहते हैं कि हरित तरीके से विकास तो कर लेंगे, लेकिन भैया हरित तरीके से विकास करने में खर्चा ज्यादा होता है कि नहीं होता है, कि नहीं, बात सही है कि नहीं। आप अगर ग्रीन डेवलपमेंट करते हो तो आपका, जैसे बाकी जो ऊर्जा बनती है सस्ती मिलती है, हरित ऊर्जा महंगी मिलेगी। तो विकासशील देश कहते हैं ठीक है हम हरित विकास करेंगे, लेकिन ये जो फंड का गैप है, हमारे सामान्य विकास और हरित विकास के बीच में जो फंड का गैप है, ये तुम दो, क्योंकि हमारे हिस्से का प्रदूषण भी तुमने फैला लिया है ना भाई। पिछले 100 साल से हम तो विकास कर नहीं रहे थे, तुम ही कर रहे थे, तो तुमने सारा प्रदूषण फैला लिया है, तो तुम हमारी फंडिंग करो। तो बात कहां आके अटकती है, बात आके अटकती है फाइनेंसिंग पर। फाइनेंसिंग मतलब वित्त पोषण, कि यार ये जो विकास को आपको ग्रीन करना है, डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है, इसको अगर आपको हरित करना है, ग्रीन करना है, तो इसका बिल कौन चुकाएगा।
इसका खर्चा कौन उठाएगा, कौन वहन करेगा, ये प्रमुख प्रक्रिया, ये बड़ा सवाल जो है बार बार आके अटकता है। इसी पर बार बार चर्चा चल रही है, कई दशकों से चर्चा चल रही है। विकसित देश कहते हैं कि आप चिंता मत करो, हम उठा लेंगे खर्चा, आप चिंता मत करो, आपको हम पैसा देंगे, आपको हम तकनीक का ट्रांसफर भी करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे, लेकिन ज्यादा कुछ होता हुआ नजर आता नहीं है। विकासशील देश जो है वो इस बात को लेकर फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि यार आप कहते हो करते हो नहीं। तो पेरिस में क्या हो रहा है बेटा, ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट की बैठक हो रही है। ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट क्या है कि आप एक इस प्रकार का समझौता, एक इस प्रकार की स्थायी व्यवस्था बनाना चाहते हो कि अगर पूरी दुनिया में आप जो है जलवायु परिवर्तन को बदलना चाहते हो या जलवायु परिवर्तन के ट्रेंड को बदलना चाहते हो, तो उसकी फाइनेंसिंग कहां से हो, उसकी आप एक स्थायी व्यवस्था जो बनाने का काम कर रहे हो, उसको आप कहते हो ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट। तो इसका एक समिट हो रहा है, इसकी एक बैठक हो रही है पेरिस में। दुनिया भर के बड़े बड़े नेतागण वहां पहुंचे हैं और इस बैठक में भाग ले रहे हैं। लक्ष्य क्या है, देशों में पर्यावरण को लेकर आर्थिक सहयोग को बढ़ाने का लक्ष्य है। ये बात सही है, आपको बता ही चुका मैं कि देशों में पर्यावरण को लेकर विचार सबको है कि हां यार पर्यावरण को बचाना है, पैसा कौन देगा, यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आर्थिक सहयोग को एक संरचनात्मक तरीके से बढ़ाना है, और बढ़ाना ऐसे है कि ऐसे लूज प्रॉमिस नहीं करने हैं ना। एक जो होता है ना कि यार जैसे अक्सर हम कहते हैं ना कि अरे हाँ मैं कर दूंगा, चलो ठीक है देखा जाएगा, लेकिन वो देखा जाएगा नहीं, फिक्स करो कि यार कितना पैसा कब किस देश में कहां पहुंचेगा, ये एकदम उसका एक रोड मैप सही होना चाहिए। जैसे मैं आपको अक्सर तैयारी के लिए भी कहता हूं, हाँ पॉलिटी पढ़ लेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे, ये नहीं, इस तारीख से इस तारीख तक पॉलिटी पढ़ेंगे, इस तारीख से इस तारीख तक इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ये प्लान जब तक नहीं बनेगा तब तक कोई चीज होती है क्या? अब ये बताओ आप, एक मतलब फैक्ट है, कोई भी प्रोजेक्ट ले लो जीवन में, जब तक उस पे एंड डेट नहीं डलती उसकी तैयारी होती है क्या? कभी नहीं होता। तो यही आपकी तैयारी के साथ भी बार बार कहता हूं कि एंड डेट डालो हमेशा, कि यार एंड डेट आप डालोगे तो आपकी तैयारी शुरू होगी कि हां इस तारीख से इस तारीख में मुझे ये खत्म करना है। वही सेम चीज यहां पे है कि आप स्पष्ट करो कि यार ये क्या तरीका है, कैसे होगा, इसका इंट्रिकेसी जो है, इसकी डिटेलिंग करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब एक आंकड़ा जो है वो क्या है, ये देखिए नंबर, सोचिए कितना बड़ा नंबर है। अगर आपको जलवायु परिवर्तन को रोकना है, जो आपका लक्ष्य है, अगर आपको वहां तक रहना है, तो आपको प्रतिवर्ष $4 ट्रिलियन की फंडिंग लगेगी। ट्रिलियन यानी कि 1 ट्रिलियन कितना होता है? 1000 बिलियन। ठीक है, ट्रिलियन समझते हो आप, ट्रिलियन बहुत बड़ा नंबर होता है। तो आपका जो है एक तरह से $4 ट्रिलियन की फंडिंग लगेगी, और जिसमें से 2 ट्रिलियन लगेगी आपको पर्यावरण को समझाने के लिए, पेरिस समझौते के अधीन रखने के लिए, तापमान की वृद्धि, और बाकी 2 ट्रिलियन लगेगा आपको जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए। कुल $4 ट्रिलियन की फंडिंग आपको करनी पड़ेगी। और अभी हो कितनी रही है, एक बार वो देखते हैं। पिछले साल हमने फंडिंग का रिकॉर्ड बनाया, उसके बाद भी हम 204 बिलियन फंडिंग कर पाए। हमें चाहिए कितनी? 4 ट्रिलियन, यानी कि 4000 बिलियन, ऐसे मान लेते हैं हमें चाहिए 4000 बिलियन, और हमने करी कितनी? 204 बिलियन। तो गैप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चाहिए 4000, दिए 204, है ना? तो ये प्रॉब्लम है, ये अपने आप में बहुत बड़ी, और ये 204 भी अब तक का हाईएस्ट है। ऐसा नहीं है कि पिछले साल कुछ कम हुआ, ये 204 भी बेटा अब तक का हाईएस्ट है, पिछले सालों में इससे भी कम थी। तो आपको जितनी फंडिंग चाहिए आप उसके आसपास भी नहीं हो, आप उससे कोसों दूर हो, मीलों दूर हो। तो यह बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, जो एक फंडिंग की मेजर समस्या है। अच्छा, इस फंडिंग में भी क्या हुआ है, विकसित देशों ने फंडिंग करी और अक्सर आपस में ही इसको बांट लिया कि भाई हम अपने ही जो है उत्सर्जन कम करते चले जाएं। इसका केवल 25% हिस्सा जो है वो साउथ एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका जाता है, जहां पर वास्तविकता में वित्त की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। बड़े बड़े देश कहां हैं? साउथ एशिया में है, अफ्रीका में है, लैटिन अमेरिका में है। फंड आपको वित्त का प्रॉब्लम कहां है? इन देशों में है। तो आपको वित्त पोषण जो है वो इन देशों का करना चाहिए था, आप अपना करने में लग गए। तो ये एक प्रॉब्लम है कि वित्त का, एक तो वित्त का कुल मात्रा कम है, दूसरा उस वित्त का वितरण जो है, आपके फंडिंग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी ठीक तरह से नहीं हो रहा है।
तो अब यहां पे क्या है, देखिए विकासशील देशों पर ऑलरेडी ऋणों का दबाव बहुत ज्यादा है, ये हम जानते ही हैं। पाकिस्तान का हमने एग्जांपल देखा, श्रीलंका का देखा, अपने देश का भी देखिए, है ना। किसी भी देश पर, कोई भी विकासशील देश जो है वो अपनी विकास आवश्यकताओं के लिए पहले से ही ऋणों में दबा हुआ है। अब इस ऋणों के दबाव के अंदर आप अपेक्षा यह करते हो कि वो आपके जलवायु परिवर्तन के लिए अतिरिक्त फंड निकाल के उसको वित्त पोषित करेगा, तो यार ये तो मुश्किल है ना। आपको लगता है कि नहीं लगता? मतलब आपके मतलब बेसिक सी चीज है ना यार, कि आपके घर में अगर मान लो खाने पीने और आम जरूरतों के लिए पैसे नहीं है, तो आप थोड़ा ना अपने घर में सुंदर सुंदर पेंटिंग लगाओगे या घर का सौंदर्यीकरण करोगे, नहीं करोगे ना, सीधी बात है। तो भाई आपके ऊपर ऋणों का दबाव ऑलरेडी इतना ज्यादा है विकासशील देशों के ऊपर, तो एक लक्ष्य जो ये बताते हैं कि भाई कोई जरूरी नहीं है कि हम जलवायु की फंडिंग जलवायु के नाम पर ही करें। हम इस फोरम में, क्योंकि बहुत सारे देश हैं, बड़े बड़े देश शामिल हो रहे हैं, क्या हम ऐसे कदम उठा सकते हैं कि विकासशील देशों पर ऋणों का दबाव जनरली कम हो जाए? क्या हम उनके ऋणों की शर्तें आसान कर सकते हैं? क्या हम उनके ऋणों को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, उनकी पुनर्संरचना कर सकते हैं, ताकि विकासशील देश जो है उनके पास अतिरिक्त वित्त उपलब्ध होना अपने आप ही शुरू हो जाए, कि वो इतने दबाव में ना रहें कि यार हमारे पर तो बहुत ज्यादा ऋण है, हम तो पैसे नहीं निकाल सकते। थोड़ा अतिरिक्त पैसा उनके पास होना शुरू हो जाए, तो जलवायु फंडिंग की बजाय अगर हम उन पर ऋणों का दबाव ही कम करना शुरू कर दें, अगर उन पर जो ऋण है उनका दबाव ही कम हो जाए, तो भी एक अच्छा तरीका यह हो सकता है जिसके जरिए आप जलवायु परिवर्तन के लिए जो फंडिंग की आवश्यकता है वो पूरी कर सकते हो। इसके अलावा आपको याद होगा शर्म एल शेख में क्या तय किया गया था, कई बार बढ़ा चुका हूं ये बात, कि जलवायु परिवर्तन के नुकसान की पूर्ति के लिए एक फंड बनेगा, लॉस एंड डैमेज फंड। याद है ना, बताया था आपको बार बार। शर्म एल शेख में यह वादा किया गया है कि एक लॉस एंड डैमेजेस फंड बनेगा, कि भाई जिन देशों को वास्तविकता में जलवायु परिवर्तन से आर्थिक नुकसान हो रहे हैं उसकी भरपाई के लिए, क्योंकि यार जो तटीय देश हैं, जो देश कृषि पर निर्भर हैं, उनको भारी नुकसान हो रहे हैं, जबकि जलवायु परिवर्तन खाली उनकी गलती थोड़ा ना है, गलती तो सबकी है, गलती तो भाई बहुत सारे जो विकसित देश हैं उनकी भी है। तो जिन देशों को आर्थिक नुकसान हो रहे हैं उनकी भरपाई के लिए एक फंड बनाने का प्रावधान भी किया गया था। तो यह भी किया जाएगा कि यार ये फंड जो है ये फंक्शनल हो, ये फंड जो है ये चले, ये ऐसा ना हो कि ये फंड बस एक नाम मात्र के लिए बन के रख गया, इसमें ना तो पैसे हैं, ना उन पैसों का वितरण किया जा रहा है, कोई इसमें योगदान नहीं कर रहा, कोई इससे लाभान्वित नहीं हो रहा। ऐसे फंड का क्या फायदा? तो फंड जो है अगर बनाया गया है, फंड का प्रावधान किया गया है, तो उसको सही से वित्त पोषित किया जाए, उसमें पैसे डाले जाएं, उस फंड का सही से वितरण हो, सही से प्रयोग हो, उसका फॉर्मूला बने। ये सारी चीजों पर भी किसी को नेतृत्व करने की आवश्यकता है, इन सारी चीजों पर भी किसी को काम करने की आवश्यकता है। इसके अलावा एक और बात जो है वो ये कहते हैं कि धारणीय विकास। धारणीय विकास क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यार देखो, मैं फिर से बार बार ये बात कहता हूं कि यार अगर मैंने आपको बताया कितनी पूंजी की आवश्यकता है ना, यार इतनी पूंजी सरकारें नहीं लगा सकती। मैं एकदम क्लियर आपको बता रहा हूं, क्योंकि सरकारों के पास केवल ये एक प्राथमिकता नहीं है। आप कह दो सरकारों से कि करो यार, तुम भी करो, तुम्हारा भी काम है, लेकिन यार सरकारें कभी भी इतनी पूंजी नहीं लगा सकती। सरकारों के पास 50 और जिम्मेदारियां होती हैं, खासतौर पर विकासशील देशों में, जिनको उन्हें पूरा करना होता है। तो आपको इस चीज के लिए जो वित्त चाहिए उसकी पूर्ति में आपको निजी क्षेत्र को भागीदार बनाना ही पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा, तब जाके ये चीज सुधरेगी, तब जाके इसमें सुधार आने की आशंका है, तब जाके शायद आप ये फंडिंग कर पाएंगे। तो अब क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि अगर कोई भी निजी क्षेत्र इस क्षेत्र में निवेश कर रहा है तो उसको हम जोखिम मुक्त बना दें। भाई कोई भी आपको मान लो बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से आप क्यों डरते हो? आपको लगता है कि यार वापस नहीं आया तो, आपको लगता है बिजनेस नहीं चला तो, लोन की गारंटी क्या है कि ये काम करेगा, मुझे इसमें ठीक रिटर्न मिलेगा। अगर हम कोई ऐसा कोष बना दें और ये कर दें कि भाई आपके लोन की हम, आपके फाइनेंसिंग की हम गारंटी दे रहे हैं, आप लगाओ पैसा, लॉस हो गया तो उस लॉस को हम पार्शियली कवर कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो ऐसा किया जा सकता है ताकि निजी क्षेत्र भी जो है वो प्रोत्साहित हो, वो एनकरेज हो, और आपके धारणीय विकास, आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है उसमें वो निवेश करना प्रारंभ करे। और साथ के साथ यार देशों को वेग टारगेट देने की जरूरत नहीं है। वेग टारगेट मतलब जैसे मैं आपको तैयारी के लिए बता रहा था कि हाँ पॉलिटी कर लेंगे, ये वेग टारगेट होता है। मैं 31 जुलाई के पहले पहले पॉलिटी खत्म कर लूंगा, ये होता है फिक्स टारगेट, ये होता है समयबद्ध टारगेट। ठीक है,
तो तैयारी भी आपकी तब होगी जब आप समयबद्ध टारगेट लेके बैठोगे। वेग टारगेट लेके बैठोगे, 6 महीने पॉलिटी करते रह जाओगे। वही सेम चीज यहां पर है कि देशों को भी, विकसित और विकासशील दोनों को वेग टारगेट देने की बजाय समयबद्ध लक्ष्य दिए जाने की जरूरत है कि भाई इतने साल के अंदर, इस वर्ष की इस तारीख तक आप इतना अचीव करके दिखाओ। तो पेरिस में ये जो मीटिंग हो रही है ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट की, ऐसी अपेक्षा है कि शायद फ्रांस जो है इसका नेतृत्व करे और इन दिशाओं में काम करना शुरू करे। तो इसमें जो भी तरक्की होगी, जो भी इसमें प्रक्रिया होगी, हमको मालूम चलेगी। जैसे ही वो न्यूज में आएगी मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, चलिए आज के प्रश्न देखते। पेरिस जो है इस पूरी प्रक्रिया का बिगिनिंग पॉइंट बन सकता है। इतनी सी बात और थी। ये फ्रेंच में लिखा हुआ है बाय द वे, ठीक है। वही जो ये सबमिट हो रहा है ग्लोबल फाइनेंसिंग का, ये फ्रेंच में लिखा हुआ है। 22 और 23 जून को ये है। चलिए, तो भाई आपको सत्य कथन पहचानने हैं। आज का पहला सवाल, राज्य विधानसभा चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। क्या बताया था मैंने आपको? लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव आपके केंद्रीय चुनाव आयोग कराता है। राज्य का जो निर्वाचन आयोग होता है वो पंचायतों के चुनाव कराता है। तो ये पहला आपका कथन गलत हो गया। पंचायतों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, नहीं 5 वर्ष होता है। ठीक है, तो ये दोनों आपके कथन जो है गलत हो गए। आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन से बचने के वित्त पोषण का वैश्विक आर्थिक लक्ष्य अभी पहुंच से दूर है। ये बात सही है कि नहीं? याद है 4 ट्रिलियन चाहिए, हम 204 बिलियन दे रहे हैं। बिल्कुल, पहुंच से बहुत दूर है। विकासशील देशों पर इस लक्ष्य का अधिक दबाव पड़ता है। सही बात है, लक्ष्य है तो उनको पैसा चाहिए और इसके कारण पैसे, और वो ऑलरेडी डेट में घिरे हुए हैं तो उन पर अधिक दबाव पड़ता है। ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। दोनों कथन आपके ये वाले सही हो गए। आपका आज का सब्जेक्टिव प्रश्न क्या है? दुराग्रही चूककर्ता पर नीति व्यावसायिक हितों के आधार पर बननी चाहिए, न कि नैतिक विचारों पर। चर्चा कीजिए कि नैतिक विचार क्या है। अरे ये आदमी तो चोर है, हम इससे बात नहीं करेंगे। ये हो गया नैतिक विचार। व्यावसायिक हित क्या हो गया कि यार मेरे 10 करोड़ रुपए मार्केट में अटके हुए हैं, उनमें से अगर 2-3 करोड़ भी निकल जाते हैं तो व्यावसायिक तौर पे मेरे लिए ठीक रहेगा। ये होता है व्यावसायिक हित। तो यहां पे ये कह, जो आपको आज मैंने बताया कि दुराग्रही चूककर्ताओं पर जो नीति बननी चाहिए वो व्यावसायिक हित के आधार पे बननी चाहिए, ना कि नैतिक जजमेंट के आधार पे कि ये क्योंकि बुरा आदमी है, इसने पैसे, दुराग्रही चूककर्ता बना है, ये आदमी विलफुल डिफॉल्टर बना है, तो मैं इससे तो बात नहीं करूंगा। ये मोरल तरीका जो है, नैतिक तरीका जो है, इसकी बजाय हमको बिजनेस के लिए क्या हित में है उस दिशा में सोचना चाहिए। जो आपको आज पढ़ाया उसी की समरी, बेसिकली वो वाले आर्टिकल की समरी आपको यहां पर लिखनी है। इतनी सी बात इस प्रश्न में पूछी गई है। जाते जाते आपको मैं एक बार फिर बता दूं कि भाई कल से हमारा बैच प्रारंभ हुआ है, P2I, अपनी तरह का इकलौता बैच। आपकी तैयारी के बजट को यह बहुत कम करेगा, इस बात को समझिए। हमको कई बार ऐसा लगता है कि हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो हम फ्री में पढ़ रहे हैं, ऐसा हमको बहुत लोगों को लगता है। लेकिन इस पर मैं एक वीडियो भी बनाने वाला हूं कि भाई सेल्फ स्टडी अगर हम करते हैं वो भी फ्री नहीं होती। आप सेल्फ स्टडी करोगे, आप कभी ना कभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, आप जो है दुनिया भर की किताबें खरीदोगे, आप अगर सेल्फ स्टडी करोगे तो भी। इसके अलावा आपका अगर प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो मेंस के लिए आप राइटिंग प्रैक्टिस के कोर्स ज्वाइन करोगे ही करोगे, क्योंकि आपको डर लगेगा। इंटरव्यू गाइडेंस के आप दुनिया भर के कोर्स ज्वाइन करोगे क्योंकि आपको डर लगेगा। ये सब करते 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 आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके कैसे 70-80 हजार 1 लाख रुपए खर्च हो गए ओवर द 1.5 ईयर। 1-1.25 साल में आपका उतना पैसा खर्च हो जाएगा। यहां पर 29,999 रुपए के अंदर आपका पूरा प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक की तैयारी में आपको केवल एक आपके ऑप्शनल के अलावा और किसी चीज पर 1 पैसे का खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल तीनों बैचेस जो हैं आपके वो शुरू हो चुके हैं। इंट्रोडक्शन क्लास हो गई है, तो आज से प्रॉपर पढ़ाई, इसमें हार्डकोर पढ़ाई चालू होने वाली है। अभी जुड़िए, अभी 1 घंटे बाद क्लास होगी आपकी। एजे लाइव कोड लीजिए, तुरंत लॉगिन पासवर्ड प्राप्त होगा आपको और आप तुरंत जो है 29,999 का पेमेंट करके जुड़िए इसके साथ। ठीक है, ये आप याद रखें। इसके अलावा अगर आप फाउंडेशन कोर्स से भी जुड़ना चाहते हैं, हालांकि काफी क्लासेस की छूट चुकी हैं अब आपकी, तब भी आप उनकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं बैच 6 में। एजे लाइव कोड लगा के आप उसको 17,499 में प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे से कोई सवाल पूछना है, मेरे साथ कोई डाउट आपका रह गया है, तो ये तरीके हैं जिनके जरिए आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। अतुल जैन यूपीएससी गाइडेंस मेरा टेलीग्राम चैनल है, atul_UPSC मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और atul.jain@studiiq.com मेरा ईमेल आईडी है। तो इन तरीकों से आप मेरे तक पहुंच सकते हैं, मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और मेरे साथ आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे अब मिलूंगा कल को शाम 4 बजे। थैंक यू वेरी मच।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।